नमस्कार। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का ऑडियो, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौटियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम राजनीति के उस बवंडर पर नज़र डालेंगे जो चुनावी धांधली के आरोपों से उठा है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच कूटनीति के बदलते समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे और भारत की नौकरशाही के अंदरूनी कामकाज के कुछ अनसुने किस्से आपके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को बेंगलुरु में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो वे ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। वोट अधिकार रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सिर्फ 25 सीटों के मामूली अंतर से प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि ये 25 सीटें ऐसी हैं जिन्हें भाजपा ने 35,000 या उससे भी कम वोटों से जीता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग से पिछले 10 सालों की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर आयोग ये डेटा नहीं देता तो इसका मतलब है कि वह एक अपराध कर रहा है और भाजपा को चुनाव चोरी करने में मदद कर रहा है। उन्होंने देश की जनता से भी अपील की कि वे चुनाव आयोग से मतदाताओं का डेटा मांगें। इस रैली में उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। राहुल ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 1,250 फर्जी वोट बनाए गए, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। उन्होंने दावा किया कि यह धांधली भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुई है। महादेवपुरा में कुल 6.5 लाख वोट हैं, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी किए गए, यानी हर 6 में से एक वोट चोरी का था। उन्होंने बताया कि यह चोरी 5 तरीकों से की गई, जिसमें डुप्लीकेट वोटर यानी एक ही मतदाता का कई बार और कई पोलिंग बूथों पर वोट डालना शामिल है। ऐसे करीब 40,000 वोट हैं जिनके पते भी मौजूद नहीं हैं। एक ही पते पर कई कई मतदाता दिखाए गए, जैसे एक बेडरूम के घर में 40-50 वोटर। जब कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें ढूंढने गए तो वहां कोई नहीं मिला और उस घर का मालिक एक बीजेपी नेता निकला। राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार से महादेवपुरा में हुए इस फर्जीवाड़े की जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि लोकसभा चुनावों में भी चोरी हुई है। कर्नाटक का डेटा निकालने में उन्हें 6 महीने लगे, जिसमें एक एक वोट को लाखों वोटरों से मिलाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि फॉर्म 6, जो नए वोटरों के लिए होता है, उसका दुरुपयोग किया गया और 34,000 ऐसे मतदाता बनाए गए जिनकी उम्र 60, 70 या 80 साल है। इस मामले में चुनाव आयोग का रवैया भी सवालों के घेरे में है। वो राहुल गांधी के आरोपों पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रहा है और मीडिया में सूत्रों के हवाले से अपनी बात रखवा रहा है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चुनाव आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी अपने वोट चोरी के दावे को सही मानते हैं तो वे हलफनामे पर हस्ताक्षर करके दें, और अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो देश से माफ़ी मांगें। राहुल गांधी ने कर्नाटक की रैली में ही चुनाव आयोग की इस मांग का जवाब दिया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि जब देश की जनता उनके डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। हालांकि चुनाव आयोग ने वेबसाइट बंद करने के इस दावे को खारिज कर दिया है। इस पर प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी पर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच करने के बजाय चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भाजपा सरकार विपक्ष पर ईडी और सीबीआई से जांच करवा रही है तो इस पूरे कांड की जांच क्यों नहीं हो रही। प्रियंका ने कहा कि इस मामले में भाजपा और चुनाव आयोग के बयान ये दिखाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ये भी एक दिलचस्प बात है कि जहां चुनाव आयोग इन आरोपों पर आधिकारिक तौर पर चुप है, वहीं भाजपा के नेता उसके बचाव में खुलकर बोल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों का सीधा जवाब देने के बजाय बिहार में हो रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का बचाव कर रहे हैं। शाह ने यह भी दावा किया कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस पूरे विवाद के केंद्र में एक सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची का डिजिटल डेटा क्यों नहीं देता। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के सह संस्थापक जगदीप छोकर कहते हैं कि जब पीडीएफ के रूप में मतदाता सूची देने से निजता का उल्लंघन नहीं होता
तो उसी सूची को डिजिटल फॉर्म में देने से ये कैसे हो जाएगा? वे कहते हैं, इसमें प्राइवेसी की बात ही नहीं है। चुनाव आयोग बस देना नहीं चाहता। अब बात करते हैं कि मुख्यधारा के मीडिया ने इस बड़ी खबर को कैसे कवर किया। न्यूज़ लॉन्ड्री के एक विश्लेषण के मुताबिक, जब विपक्ष का नेता चुनाव आयोग पर आपराधिक धोखाधड़ी का आरोप लगाता है और सबूत पेश करने का दावा करता है, तब भी यह कहानी ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर जगह नहीं बना पाती। ये हमारे लोकतंत्र की स्थिति पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। अंग्रेजी अखबारों में केवल द हिंदू ने इसे अपने पहले पेज की मुख्य खबर बनाया। हिंदी में दैनिक भास्कर ने इसे प्रमुखता दी, लेकिन देश के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पेज पर जगह देना भी जरूरी नहीं समझा। ज्यादातर अखबारों का ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसानों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत कीमत चुकाने को तैयार हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पहले पेज पर 3 कॉलम की खबर के रूप में छापा, जबकि द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे दूसरे पेज पर जगह दी। द हिंदू ने इस खबर को सबसे ज्यादा विस्तार से छापा, जिसमें 7 कॉलम की एक बड़ी खबर थी। वहीं हिंदी अखबारों में दैनिक भास्कर ने इसे पहले पन्ने की मुख्य खबर बनाया, जबकि हिंदुस्तान ने इसे अंदर के पेज पर प्रमुखता दी। एक और चुनावी विवाद बिहार से जुड़ा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के चुनाव आयोग ने कहा है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो वोटर आईडी कार्ड दिखाया था, वो फर्जी था। दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने तेजस्वी यादव को एक पत्र भेजकर वो कार्ड जांच के लिए 16 अगस्त तक जमा करने को कहा है। यह मामला तब शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब है और उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया था। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि तेजस्वी के दावे निराधार हैं और उनका नाम सूची में मौजूद है, लेकिन उनके कार्ड का नंबर अलग है। अब आयोग का कहना है कि तेजस्वी ने जो कार्ड दिखाया था, वो कभी जारी ही नहीं किया गया था। इस पर आरजेडी ने सवाल उठाया है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 वोटर आईडी नंबर कैसे जारी हो गए और इसे तेजस्वी यादव की छवि खराब करने की साजिश बताया है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों का। भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद कहा है कि जब तक यह विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक भारत के साथ कोई व्यापार वार्ता नहीं होगी। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद से भारत अमेरिका संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसी बीच अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो ने दावा किया है कि जब भारत और पाकिस्तान युद्ध में गए, तो अमेरिका ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया और राष्ट्रपति ट्रंप शांति स्थापित करने में सफल रहे। ये दावा ट्रंप द्वारा पहले भी कई बार किया जा चुका है। हालांकि नई दिल्ली ने हमेशा इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि यह मुद्दा द्विपक्षीय रूप से हल किया गया था। सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप भारत के पीछे क्यों पड़ गए हैं? स्क्रोल में प्रकाशित एक विश्लेषण में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की अनुराधा चेनॉय लिखती हैं कि ट्रंप प्रशासन के हालिया कदमों ने भारतीय रणनीतिक समुदाय को ठगा हुआ महसूस कराया है। ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया, जिससे वो भारत की द्विपक्षीय नीति को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने भारत को टैरिफ का राजा कहा और सभी भारतीय निर्यातों पर भारी टैरिफ लगा दिया। साथ ही उन्होंने ये धमकी भी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल और हथियार खरीदना बंद नहीं किया तो और भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसके ठीक बाद ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के तेल भंडारों को विकसित करेंगे। ये तब हुआ जब भारत पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित कराने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ दोपहर का भोजन ये दिखाने के लिए था कि अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान का इस्तेमाल अपनी नीतियों के लिए करेगा। चेनॉय का विश्लेषण कहता है कि अमेरिका का हित अपनी वैश्विक शक्ति को बनाए रखना है और इस एजेंडे में भारत उसके उत्पादों के लिए एक बाजार हो सकता है और पाकिस्तान उसके रणनीतिक हथियारों में से एक। ये भारत के लिए अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने का समय है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जहां भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हुए हैं, वहीं पाकिस्तान के साथ संबंधों में एक सकारात्मक मोड़ आया है। पाकिस्तान उन कुछ देशों में से है जिसने बिना किसी बड़ी अड़चन के अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता किया है। अमेरिका की दिलचस्पी पाकिस्तान के सोने, तांबे और तेल के विशाल भंडारों में भी बढ़ी है। इन घटनाओं से साफ है कि जहां भारत के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, वहीं पाकिस्तान ट्रंप के साथ अपने बेहतर होते रिश्तों से उत्साहित है। इन तनावों के जवाब में भारत ने भी जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार
नई दिल्ली ने नए अमेरिकी हथियार और विमान खरीदने की अपनी योजनाओं को फिलहाल रोक दिया है। 3 भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वाशिंगटन यात्रा रद्द कर दी गई है। इस वजह से स्ट्राइकर लड़ाकू वाहन और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद पर बातचीत रुक गई है। साथ ही भारतीय नौसेना के लिए 6 बोइंग P-8I टोही विमानों की खरीद पर भी बात आगे नहीं बढ़ रही है। हालांकि रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने इन रिपोर्टों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। अब बात करते हैं देश के भीतर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं की खतरनाक वृद्धि से जूझ रहा है। पिछले 9 वर्षों में यानी 2015 से 2024 के बीच राज्य में 18,464 आपदाएं दर्ज की गई, यानी हर साल औसतन 2000 से ज्यादा। इन घटनाओं में बादल फटना, बाढ़ और भूस्खलन शामिल हैं, जिनसे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इन आपदाओं में 3,600 से ज्यादा घर पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि लगभग 15,000 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा। संसद से एक खबर यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा से आयकर विधेयक 2025 वापस ले लिया है। सरकार अब 11 अगस्त को इस विधेयक का एक नया और संशोधित संस्करण पेश करेगी। यह विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने के लिए लाया गया था। बताया जा रहा है कि नए संस्करण में प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए ज्यादातर बदलावों को शामिल किया जाएगा, जिसमें धार्मिक ट्रस्टों को मिलने वाले गुमनाम दान पर कर छूट जारी रखने जैसे सुझाव शामिल हैं। और अंत में एक ऐसी कहानी जो सरकार के शीर्ष स्तर पर काम करने के तरीकों पर रोशनी डालती है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी किताब नो मिनिस्टर के बारे में द वायर को दिए एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अपने तनावपूर्ण कामकाजी संबंधों का खुलासा किया है। 4 वित्त मंत्रियों के साथ काम कर चुके गर्ग का कहना है कि सीतारमण के साथ उनका 55 दिनों का कार्यकाल उनके किसी भी पिछले अनुभव से बहुत अलग था। गर्ग का दावा है कि वित्त मंत्री ने पहले दिन से ही उनके प्रति एक पूर्वाग्रह बना लिया था। उन्होंने एक अजीब घटना का जिक्र किया जब बजट भाषण का मसौदा उन्हें यानी वित्त सचिव को दिखाए बिना ही प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया। एक और भी चिंताजनक बात तब हुई जब एक औपचारिक नोटशीट जिसमें उन्होंने अपनी राय लिखी थी को बदल दिया गया। गर्ग ने यह भी बताया कि सीतारमण ने उनके साथ काम करने के दौरान किसी भी फाइल पर एक भी शब्द नहीं लिखा, वे सिर्फ उन पर हस्ताक्षर करती थी, जो उनके पूर्ववर्ती अरुण जेटली के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग था। ये टकराव तब चरम पर पहुंच गया जब गर्ग आरबीआई के आर्थिक पूंजी ढांचे पर एक असहमति नोट दाखिल करना चाहते थे। उनका आरोप है कि सीतारमण ने उन्हें ऐसा करने से रोका। मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा और उसके तुरंत बाद गर्ग का तबादला कर दिया गया। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कथित तौर पर उनसे कहा, हम वित्त मंत्री का तबादला नहीं कर सकते, हमें आपका तबादला करना होगा। गर्ग ने यह भी खुलासा किया कि 2019 के चुनाव से पहले शुरू की गई पीएम किसान योजना पर चर्चा से उन्हें जानबूझकर दूर रखा गया था और उन्होंने सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों BSNL और MTNL को और पैसा देने का भी कड़ा विरोध किया था। चलते चलते आपको बता दें कि हरकारा के डीप डाइव सेक्शन में इस बार हिंदू आतंकवाद की असलियत पर बात की गई है। इस विषय पर लेखक और पत्रकार सुभाष गाटाड़े और अपूर्वानंद के साथ निधीश त्यागी की बातचीत सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हरकारा के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।